नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई एजुकेशन वीडियो में आरपी स्टडी फेवर यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सीईटी चाहे आपकी 12वीं लेवल की हो या ग्रेजुएशन लेवल की हो, दोनों की तैयारी के लिए आपका जो मॉडल पेपर है वो आज यहाँ पे रहेगा। मॉडल पेपर ऐसा रहेगा कि इसमें आपके एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट दे रखे हैं सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे पेपर रहेंगे, चाहे वो राजस्थान का जीके हो, उसके साथ साथ इंडिया का जीके हो, उसके साथ साथ आपकी साइंस है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। तो फटाफट से आंसर देना है। और पहला प्रश्न आपके सामने है, मानचित्र स्थान शब्दकोश। करंट अफेयर्स और रीजनिंग वगैरह सारे हैं। तो देखिए, पहले रीजनिंग का प्रश्न आया है कि मानचित्र है जिसका संबंध किससे है? स्थान से है। मानचित्र स्थान दर्शाने के लिए काम में आता है, उसी प्रकार शब्दकोश क्या काम आता है? जगह दिखाने के लिए, अर्थ दिखाने के लिए, वर्ण क्रम दिखाने के लिए या परिभाषा दिखाने के लिए। फटाफट से कमेंट करना है, साथ साथ में कमेंट करते रहना है ताकि पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस मॉडल पेपर को आपको एग्जाम की तरह पूरा का पूरा देना है, जिससे अंदाजा लग सके कि आपके कितने प्रश्न सही होंगे, कितने नंबर आएंगे। तो देखिएगा, मानचित्र में स्थान दिखाया जाता है, उसी प्रकार शब्दकोश के अंदर शब्द होते हैं, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश में शब्द होते हैं, उन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिसने भी बी बताया है उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। जो युग्म असंगत है उसका आपको चयन करना है, कीजिएगा फटाफट से। असंगत युग्म देखिएगा, सी के बाद डी आ रहा है लगातार, और ई के बाद एफ को छोड़ के जी आ रहा है, ए के बाद लगातार बी आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स को छोड़ के वाई आ रहा है, ई के बाद एफ आता है, और यहाँ पे एफ है, ठीक है ना, पी नहीं है, ये एफ है। ई के बाद एफ आता है और ओ के बाद पी को छोड़ के क्यू आ रहा है। जबकि इधर देखिएगा, ई के बाद सीधा एफ आना चाहिए था, वापस पी, और आर एस, तो ये उल्टा लिख दिया इसने। बाकी वालों में देखो, पहले वाला तीसरे वाला जस्ट है और उनके बीच में एक एक अक्षर छोड़ के आ रहा था। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया वो असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक क्रम होगा? एक सही क्रम आपसे पूछा गया है, कौन सा सही क्रम होगा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले शैशवावस्था आती है, यानी कि 3 आ जाएगा। उसके बाद बाल्यावस्था तो 1 हो जाएगा, फिर किशोरावस्था 2 और फिर प्रौढ़ावस्था 4। 31 से 24 का क्रम हमें ऑप्शन द में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन द यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको साथ साथ में कमेंट करते रहना है ताकि पता चले कि कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो कमेंट करते रहेंगे। साथ साथ में क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक मॉडल पेपर आप तक पहुंच पाए। अगला प्रश्न है, यानी किसी कोड में मेमोरेबल को 8 9 8 7 2 3 1 6 5 में लिखा जाता है, तो MARBL मार्बल को कैसे लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। फटाफट से आप आंसर दीजिएगा, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा फटाफट से कि आपका जो सही उत्तर है इसका वो क्या हो जाएगा। मेमोरेबल है, इसको लिखा जाता है 8 9 8 7 2 3 1 6 और 5। हमें पूछा गया मार्बल, तो देखिएगा M को लिखा गया है 8, तो पहले 8 आ जाएगा। ए को कितना लिख रहा है? ये ए को 3 लिखा गया है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आर, एम के 8 आ गया, ए की जगह 3 आ गया, आर, तो आर को इसने लिखा है 2, तो 2 हो गया। बी को ये 1 लिख रहा है तो 1 आ जाएगा। फिर एल है तो एल को ये 6 लिख रहा है, और ई है तो ई को 5 लिख रहा है। तो 83 21 65 कितना हो जाएगा आपका? 832165 आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही आ रहा है। तो बिल्कुल जिसने भी ए उत्तर बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोहित उत्तर में एक मंदिर की ओर खड़ा है। मोहित है वो उत्तर के अंदर एक मंदिर है उसकी ओर खड़ा है, और वह उसी दिशा में 20 मीटर चलता है और 30 मीटर बाएं मुड़ 20 मीटर चलता है, और फिर वो 30 मीटर बाएं मुड़ के चलता है। उसके बाद वो वापस से 10 मीटर बाएं मुड़ के चलता है, फिर वापस 6 मीटर दाएं मुड़ के चलता है। तो अंत में वो किस दिशा में जा रहा है? फटाफट से कमेंट के बताएंगे। अंत में मोहित है वो कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है? कमेंट्स कीजिएगा। रीजनिंग का सवाल आपके सामने, फटाफट से इसको मिला लीजिएगा और पता लगेगा कि मोहित है वो अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले उत्तर की ओर खड़ा है, तो इधर मोहित खड़ा था और वो उसी दिशा में 20 मीटर चला। इधर है वो 20 मीटर चला, उसके बाद वो यहाँ से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा
तो इधर चला जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर इधर चला, मुंह इस तरफ हो गया, उसके बाद में वापस बाएं मुड़ता है, इसका वापस बायां है तो इधर मुड़ेगा, और 10 मीटर चला तो अब इस दिशा में जा रहा है, फिर वापस वो दाएं मुड़ता है, दायां इस तरफ खड़ा है तो दायां ये हो जाएगा, 6 मीटर चला तो अब तो इस दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी, देखो ऊपर वाली हमने उत्तर मानी है तो नीचे वाली दक्षिण हो जाएगी, ये वाली पूर्व हो जाएगी, और ये सामने वाली कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, पश्चिम दिशा के अंदर जा रहा है मोहित। जिसने भी डी उत्तर बताया उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान से है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उसको कौन से भौगोलिक प्रदेश में शामिल किया गया है? बनास बेसिन में, बांगड़ प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, या मही बेसिन में? बताएंगे, फटाफट से कमेंट करना है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उसको कौन से भौगोलिक प्रदेश के अंदर शामिल किया गया है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कौन से भौगोलिक प्रदेश का भाग है, कमेंट कीजिएगा। तो जो भी यहाँ पे हाड़ौती का पठार बता रहे वो राइट है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उसको हाड़ौती के पठार में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, बजेड़ा क्या होता है? बताएंगे, बजेड़ा क्या होता है? पान का खेत होता है बजेड़ा। भूगोल से प्रश्न है, राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था से ये प्रश्न है आपके। एक विशेष प्रकार का गोटा होता है, विवाह की एक रस्म है, या धान की फसल को कहा जाता है बजेड़ा? बताएंगे, बजेड़ा किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा, बजेड़ा क्या होता है? तो बजेड़ा कहा जाता है, जो भी ए बता रहे वो सही है, पान का जो खेत होता है, पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या? अनुसूचित जाति इनके एससी की सर्वाधिक जनसंख्या है, वो राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक एससी के लोग रहते हैं? बांसवाड़ा के अंदर, गंगानगर में, भीलवाड़ा में, या सिरोही में? कमेंट कीजिएगा, एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले के अंदर है? फटाफट से बताना है। तो गंगानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक एससी की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर किस शासक ने विरोध किया था? राजस्थान के अंदर औरंगजेब था, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। जजिया कर गैर मुस्लिम कर था, जो भी मुस्लिम नहीं है उसको सबको टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम नहीं होने का, ये टैक्स है, औरंगजेब ने लगाया। तो किसने विरोध किया था? राज सिंह ने, मान सिंह ने, दुर्गादास ने, या प्रताप सिंह ने? कमेंट कीजिएगा, किसने विरोध किया था औरंगजेब का? तो बिल्कुल मेवाड़ के शासक थे उस समय राज सिंह, जिन्होंने विरोध किया था औरंगजेब का। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय धौलपुर का शासक कौन था, ये आपको बताना है। राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह, या भगवंत सिंह? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? फटाफट से कमेंट्स करके बताएंगे क्या सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। यहाँ पे जिसने भी डी उत्तर बताया है सही है। अगला प्रश्न है, कृषक आंदोलन और नेता में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या गलत सुमेलित है? एक तरफ कृषक आंदोलन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नेता दे रखे हैं, तो कौन सा युग्म है वो गलत सुमेलित है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बीकानेर के में कृषक आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक ने किया था, सही है। बूंदी में नैनूराम शर्मा थे, सही है। बेंगू में रामनारायण चौधरी, सही है। जबकि बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी ने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? रणकपुर का जो जैन मंदिर है पाली के अंदर राजस्थान के, ये रणकपुर का जैन मंदिर है, ये कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? बताएंगे, रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? मही नदी के तट पर है, गंभीरी नदी के तट पर है, बेड़च नदी के तट पर है, या मथई नदी के तट पर है? कमेंट कीजिएगा, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो मथई नदी के तट पर है। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य विषय वस्तु है। कोटा चित्रकारी शैली है, इस कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? क्लास को पूरी देखनी है, सारे सब्जेक्ट के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य वस्तु हाथियों की लड़ाई के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य हैं, दरबारी दृश्य है, या उत्सव के दृश्य है? तो कोटा चित्रकारिता के अंदर शिकार के दृश्य दिखाए गए, राजा रानियां शिकार कर रहे हैं। बी उत्तर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नौगरी आभूषण पहना जाता है। नौगरी नामक आभूषण है, ये कहाँ पे पहना जाता है? कमेंट करके बताएंगे, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, सिर में, हाथ में, या पाँव में? नौगरी कहाँ पहनी जाती है? कमेंट करके बतानी है। नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमेंट करके बताएंगे। तो नौगरी हाथ में पहना जाने वाला आभूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मेघालय में हुआ काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। राजस्थान जो भारत है हमारा, भारत के मेघालय के अंदर काजिंद 2022 एक सैन्य अभ्यास हुआ। ये कौन से देशों के बीच में हुआ? भारत और कजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और रूस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कजाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ है काजिंद 2022। अगला प्रश्न आपके सामने विज्ञान का है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, हम जो दूध रखते हैं उस दही बन जाता है, तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु, स्टेफिलोकोकस नामक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु या सॉल्मोनेला। दूध दही में क्यों जमता है? कौन से जीवाणु के कारण जमता है? फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो दूध है वो दोस्तों लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही में जमता है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है, वो कौन सा शैवाल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नॉस्टॉक व एनाबीना, सारगाशम, कारा और लिमेनेरिया। बताएंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? कमेंट कीजिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉस्टॉक और एनाबीना है और राइजोबियम वगैरह ये क्या करते हैं? राइजोबियम ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, आपके जीवाणु हो जाएंगे। राइजोबियम भी क्या है? इन्हीं का उदाहरण है। अगले प्रश्न के साथ आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं होता है? जो नर मनुष्य होता है, नर मनुष्य के जनन तंत्र के अंदर कौन से अंग को शामिल नहीं किया जाता है? वृषण होता है मनुष्य के अंदर, नर के अंदर। अधिवृषण भी नर में होता है। अंडाशय और शुक्राशय, तो नर के अंदर तो पाया जाता है शुक्राशय जो मादा में नहीं होता है, और मादा में पाया जाता है अंडाशय जो नर में नहीं होता है। तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, नर का नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? फटाफट से कमेंट करके बताना है। हमारे शरीर के अंदर पित्त रस है, पित्त रस का संचय कौन से अंग में होता है? कमेंट कीजिएगा। पित्ताशय में, यकृत में, आमाशय में या अग्नाशय में? पित्त रस का संचय कौन से अंग में होता है? तो पित्त रस का संचय दोस्तों पित्ताशय में होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, वो कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या नाइट्रोजन? कमेंट कीजिएगा। देखिएगा जब धातु पूछी जाए कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो हम पारा कहते हैं या मरकरी कहते हैं, और अधातु पूछे तो अधातु होती है ब्रोमीन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दाब का मात्रक है, बताएंगे दाब का मात्रक क्या होता है? दाब किस में नापा जाता है? दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन दाब का मात्रक होता है, पास्कल, जूल या इनमें से कोई नहीं? तो दाब का मात्रक क्या होता है? कमेंट करके बताना है आपको। पास्कल, पास्कल क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कीबोर्ड में 0 से 9 तक की कुंजियां कहलाती है। कंप्यूटर से आपका सवाल है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड के अंदर 0 से लेकर 9 नंबर तक जो बटन लगे रहते हैं, इन बटनों को क्या कहते हैं? जिनके ऊपर 0 से 9 तक नंबर लिखे रहते हैं। फंक्शन की, लॉजिकल की, फंक्शन की वो होती है F1, F2 ऐसा किया हुआ, वो न्यूमेरिक की या साइन की? कमेंट कीजिएगा। कीबोर्ड में 0 से 9 नंबर तक की जो किया होती है जिसपे 0 से 9 लिखा रहता है उस की को क्या कहते हैं? तो सवाल आपका सही हो जाएगा, न्यूमेरिक की कहा जाता है उन बटनों को। अगला प्रश्न आपके सामने है भंडारण की उच्चतम क्षमता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज की उच्चतम क्षमता क्या होती है? टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट या एक्साबाइट? कमेंट कीजिए। भंडारण की उच्चतम क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों बिल्कुल जो बीबी बता रहा है वो सही हो जाएगा। योटाबाइट क्या है? भंडारण की उच्चतम क्षमता होती है। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम खाली जगह होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है या डेटा प्रोसेसिंग टूल होता है? बताएंगे सिस्टम जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ए जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सेल वर्कशीट के प्रथम सेल को लेबल किया जाता है। कमेंट करके बताना है। जो एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर हम काम करते हैं तो जो उसकी पहली वर्कशीट होती है, उस वर्कशीट का जो पहला सेल होता है ना, फर्स्ट सेल होता है एक्सेल वर्कशीट का, उस सेल को क्या नाम दिया जाता है? डबल ए, A1, ए बड़ा और छोटा, A0? बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। तो बिल्कुल A1 राइट आ जाएगा।
एक्सेल की प्रथम सेल है उसको A1 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। कमेंट कीजिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिएगा स्कैनर, कीबोर्ड और माउस है, ये तो इनपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, जबकि प्रिंटर है ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 155 रुपये अंकित वाली वस्तु 124 रुपये में बेची जाती है, तदनुसार उस पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। गणित का आपका सवाल है कि एक कोई वस्तु थी जिसपे कितने रुपए लिखे हुए थे, उस पे 155 रुपये लिखे हुए थे। 155 रुपये उस वस्तु पर लिखे गए थे, लेकिन बाद में उसको बेचा कितने में गया? बेचा 154 रुपये के अंदर गया है। तो उस पे छूट कितनी दी गई है वो आपको पता करना है। तो देखिएगा रुपए लिखे हुए 100 दी कितने में? 124 में। अच्छा, बेचा कितने, लिखे कितने थे? 155, गुणा कर दोगे आप 100, कितना 100, तो ये कितने परसेंट रुपए लिए वो पता चल जाएगा। 124 है ना, ये 155 का कितना परसेंट है वो पता चल जाएगा। भाई रेट 155 रुपए थी, 124 में बेच दी, तो कितने परसेंट में बेच दी, कितने रुपए ले लिए? तो इसका आपका आ जाएगा 80%, यानी कि 80% रुपए तो क्या है, लिए है। अच्छा, टोटल होता कितना है? टोटल 100% होता है, उसमें से 80% तो ले लिए, तो छूटे कितने? छूटे है 20%। तो छूट कितनी हो गई? 20% हो गई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी ना करो तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, सीधा आपका कि MRP माइनस फिर आपकी क्या है जो करे विक्रय मूल्य होता है सेल, MRP माइनस सेल बट्टा क्या है वापस MRP गुणा के 100, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे कैसे करेंगे? देखो MRP मतलब अंकित मूल्य कितना, 155 माइनस सेल कितने में बेचा, 124 में, बट्टे MRP 155 गुणा के 100, इसको भी आप कर सकते थे। तो सीधा उत्तर मिल जाएगा 20%। तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 61 है। 5 क्रमिक संख्याओं, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, लगातार 5 संख्याओं का औसत क्या है? 61 है। औसत क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या होती है। देखो 61 औसत होगा ना, तो 5 संख्या है तो 61 औसत आ रहा है ना, तो 2 संख्या इसके इधर होगी, 2 इधर होगी, ये बीच की संख्या होगी क्योंकि इसका औसत 61 है और लगातार है। तो 61 के बाद यहाँ 62 होगा, यहाँ 63 होगा, इधर 60 होगा, 59 होगा, ये 5 संख्याएं वो हो गई। 59, 60, 61, 62, 63 है, इनका क्या होता है? औसत हमेशा 61 आता है। तो ये तो संख्या पता चल गई क्योंकि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ध्यान रखना। इसने क्या पूछा, उसमें अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताओ। इसने कहा कि इसकी जो ये लास्ट 3 वाली संख्या है इनका औसत बताना है, यानी कि औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 61 प्लस 62 प्लस 63 बटे कितनी राशियां हैं? 3, तो 3, ये आपका औसत आ जाएगा। इसको ऐसे भी न करो तो सीधा देखो, आप समझ जाओ कि इसके पास 62 है, इसके पास 63 है, इसके बाद 61 है। एक अगर ये इसको दे तो ये भी 62 हो गया, ये भी 62 और ये भी 62, यानी कि औसत कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी ए बताया बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो बी और ए का अनुपात आपसे पूछा गया है। बताओ क्या अनुपात हो जाएगा? ए का 90% बराबर आपको कहा गया है कि बी का कितना 30% है, तो आपको क्या करना है? इनका अनुपात निकालना है। तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा क्या अनुपात आ जाएगा इनका। देखो ए का 90% यानी कि ए गुणा के 90/100 बराबर है बी का 30%, यानी कि बी गुणा के 30/100। तो हमें क्या करना है? ए और बी का क्या निकालना है? अनुपात बी बट अनुपात है, बी और ए का अनुपात निकालना है। तो देखिएगा ये ए इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ तो रहा 90/100 बराबर यहाँ बी बट्टे ए गुणा के 30/100। बी इसके गुणा में था, इधर गया भाग में, तो बी बटे ए आया। इसका हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है। अब देखिएगा ये यहाँ पे क्या है, ये इधर इसके गुणा में है तो इधर भेजूंगा इसको, इस वाले को तो भाग में जाएगा, तो इसके भाग में आ जाएगा। 90/100 के वापस भाग में आएगा 130/100, तो भाग वाले को सीधा लिख दिया जाएगा उल्टा करके 100/30। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और अब इसको क्या है, इधर है b बटे ए, कर दो हल। इस 100 से ये 100 कट जाएंगे, 90/30, 90/30 बराबर b बटे ए आ गया। तो ये लो
3:3 यानी कि 3:3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है वहाँ पे सही हो जाएगा। जिसने भी ए बताया बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, दीन इलाही धर्म इनके द्वारा प्रवर्तित किया गया था। बताओ, दीन इलाही धर्म है ये किसने चलाया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या अकबर ने? दीन इलाही धर्म है ये किसके द्वारा चलाया गया था? कमेंट करेंगे दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो आप सभी को पता है दीन इलाही धर्म है वो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और इसकी सदस्यता किसने ली थी? बीरबल ने। किसने ली थी? बीरबल ने। डी उत्तर राइट है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंडिया जीके से प्रश्न है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व युवा दिवस? तो 8 मार्च को हमेशा कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट करेंगे फटाफट से। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। भारत के अंदर सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? भारत में ज्यादातर सिंचाई किससे होती है? भारत के भूगोल के प्रश्न हैं। भारत का भूगोल आपके सिलेबस में दे रखा है। भारत के भूगोल के प्रश्न हैं। नहरों से, कुएं और नलकूपों से, टंकियों से या तालाबों से? तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? कमेंट करके बताएंगे। हाँ, भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है कुओं से। बी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का मूल्य धन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं? इकोनॉमी का प्रश्न है। इकोनॉमी का प्रश्न है, आपके इंडियन इकोनॉमी सिलेबस के अंदर है। जब किसी वस्तु का मूल्य है वो मूल्य धन के रूप में बताना हो तो क्या कहेंगे? कि उसकी लागत इतनी है, कीमत इतनी है, लाभ इतना है या हानि इतनी है? तो लाभ हानि तो बाद में आते हैं, मूल्य हमेशा कीमत होता है। तो उसकी कीमत इतनी है, लागत फिर हमने कितने दिए वो लागत होती है। तो कीमत को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी खाड़ी भारत के सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है? बताएंगे कौन सी खाड़ी है जो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या अंडमान की खाड़ी? कौन सी खाड़ी भारत के दक्षिण में स्थित है? कमेंट करेंगे कौन सी खाड़ी भारत के दक्षिण में है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी है, भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण है? हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण कौन सा है जो दूसरों से हमें अलग करता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या निर्वाचन आयोग? तो देखो, भारतीय लोकतंत्र में ये सारे के सारे गुण हैं, लेकिन जो विशिष्ट गुण है वो संसद है। भारत की संसद के पास पावर है सबसे ज्यादा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके मन में कपट न हो उसके लिए एक शब्द होता है। हिंदी का आपका प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कपट नहीं हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसके मन में कपट न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? असहाय, निष्कपट, कपटी या धोखेबाज? जिसके मन में कपट नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा? फटाफट से कमेंट करना है कि जिसके मन में कपट न हो उसे क्या कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कपट नहीं हो उसे निष्कपट कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द पूछा गया है। चंद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? दिवाकर, रवि, सुधांशु, रत्नाकर? तो देखिए, दिवाकर, रवि ये सारे सूर्य के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे चंद्र यानी कि चंद्रमा को सुधांशु कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमेंट करेंगे। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करना, मौज लेना, दुखी होना या लापरवाही करना? तो चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज लेना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द आर्टिकल। इंग्लिश का है कि आर्टिकल का चुनाव करना है। देखिएगा, सारे प्रश्न 5-5 लिए गए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि देखते हैं आप इस पर कितना प्यार देते हैं क्लास के ऊपर। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करना है और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है। कमेंट करके बताओ कि हाँ क्लास अच्छी लगी है। ऐसी क्लास रोज होनी चाहिए प्रत्येक विषय की, तो प्रश्न भी बढ़ाए जाएंगे। पूरा का पूरा आपका जैसा एग्जाम में पेपर आएगा वैसे आपको बहुत सारे पेपर करवाए जाएंगे। और राम ड्रिंक खाली जगह मिल्क। तो देखिए, मिल्क तरल पदार्थ है, दूध के आगे हमेशा क्या है? नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल लगता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज रॉन्ग स्पेलिंग। गलत स्पेलिंग लिखी हुई है उसका आपको चयन करना है। कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है?
पैरट PARROT होती है, पिकॉक PCACUCK, ऑनियन ONION, एक्सरसाइज EXCERCISE। बताओ कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो पिकॉक की स्पेलिंग PEACOCK होती है, यहाँ पे PCACUCK लिख रखी है जो क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन बताने वाले क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिएगा आज की इस क्लास के अंदर अपन ने काफ़ी प्रश्न किए हैं मॉडल पेपर के रूप में। अगर आपको चाहिए कि ऐसी क्लास रोजाना होनी चाहिए, प्रश्न भी बढ़ाए, तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो विशेष रूप से क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे डेली आपको कितने प्रश्न कराए जाने चाहिए इस मॉडल पेपर के अंदर। और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको भी जोड़ना है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इस क्लास की आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी फेवर। बड़े अक्षरों के अंदर आप जब RP स्टडी फेवर नाम से सर्च करेंगे तो जो टेलीग्राम चैनल आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो धन्यवाद।